नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग हाई कोर्ट के एक जजमेंट को जो कि सुप्रीम कोर्ट में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म किया है। एक बहुत बड़ी समस्या भारत में है। एक तो मेरे ख्याल से मैं जहां तक समझता हूं ये समस्या केवल भारत में है। उसका कारण भारत का इतिहास और इतिहास के बाद आक्रांताओं का भारत में शासन, दो विशेष प्रकार के आक्रांताओं का भारत में शासन और उनके द्वारा लिटरेचर को ट्रांसलेट करवा कर उसमें कुछ छेपक जोड़ देना और उसका अर्थ का अनर्थ निकाल देना, जिसके कारण भारत में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और हम उस समस्या से जूझ रहे हैं। वो समस्या कास्ट की होती है, जाति की होती है। हालांकि अगर आप न्याय दर्शन को पढ़ेंगे तो वो जाति विग्रह की बात करता है, उसकी प्रमेयों की बात करता है। और जाति विग्रह का मतलब एक प्रकार, यानी कि एक प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है, एक प्रकार जो कार्य होता है, उसको जाति कहते हैं। हालांकि बाद में वो काम करने वाले को मनुष्य की जाति कहा जाने लगा, यानी कि इस जाति से रिलेटेड इस व्यक्ति को, तो जो काम होता था वो जाति होता था, अभी व्यक्ति जाति हो गया है। मैं फिर से बताता हूं, शास्त्र ये कहता है, जाति विग्रह की वो बात करता है और ये कहता है कि एक प्रकार का काम, वन टाइप ऑफ वर्क, यानी कि एक प्रकार का प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट को बनाने वाला, उस काम को करने वाला उस जाति से रिलेटेड है। तो अभी क्या है कि प्रोडक्ट की जाति की बजाय वो जिस जाति से जो मनुष्य जुड़ा हुआ था वो उसकी जाति बना दी गई और अब वो प्रोडक्ट के आधार पर व्यक्ति नीचा और ऊंचा हो गया। भारत में सीधी सी बात है, वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था के साथ ये माना जाता है कि परमात्मा ने जब किसी व्यक्ति को जन्म दिया तो जन्म के समय से वो तय करता है पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर कि उसको किस माहौल में, किस माता पिता के गर्भ से, और वो माता पिता की क्या परिस्थिति और उन परिस्थितियों में वो कैसे रहेगा। ये उसका यानी कि प्रोडक्ट पहले से तैयार है, काम उसका पहले से तैयार है, स्थान तय है, माता की गोद तय है और क्या उसको खाने पीने को मिलेगा वो तय है, मां के गोद में भी, मां के पेट में भी वो कैसे खाएगा ये तय है, जन्म लेने के बाद उसका क्या व्यवस्था होगी वो तय है। और एक जो उसकी माइनर एज है, उसके बाद जब मेजर होगा तब फिर वो अपना भाग्य लिखेगा, अपना प्रारब्ध लिखेगा और उस प्रारब्ध के आधार पर जो इस जन्म में उसने किया है उसके आधार पर अगले जन्म में फिर उसका जन्म कहां होगा, वो कौन से धर्म में पैदा होगा, वो कौन सी जाति में पैदा होगा, वो कौन से परिवार में पैदा होगा, वो कौन से स्थान पर पैदा होगा, ये सब कुछ पहले से तय है। इस बात से तो कोई असहमत होने की कोई कारण नहीं है कि अगर भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, हाथ मुंह कान सब कुछ दिया है, तो परिस्थिति उसने अच्छी खराब क्यों दी। किसी को प्रधानमंत्री के घर में एक मूर्ख पैदा कर दिया जो अभी भी चिल्ला रहा है, और किसी को जो विद्वान है उसको एक गरीब के घर में पैदा कर दिया, एक मजलूम के घर में पैदा कर दिया, एक विशेष स्थान पर पैदा कर दिया। इसमें किसकी क्या गलती है। कोई शहर में पैदा होता है, कोई गांव में पैदा होता है, कोई पहाड़ पे पैदा होता है, कोई नाली के किनारे पैदा होता है, तो कोई कहीं पैदा होता है। ये सब पहले से प्रारब्ध तय है, ये हमारे यहां की व्यवस्था है। लेकिन जमीन पर आने के बाद उसका वर्ण तय करते हैं उसकी कुंडली के आधार पर, और उस वर्ण के अनुरूप, चूंकि वर्ण पहले से तय है, वर्ण के अनुरूप उसको काम देते हैं और वही उसको सिखाना शुरू करते हैं कि वो अपने में पारंगत हो जाए। इस जन्म में वो अच्छे काम करके, इस जन्म में नए सिरे से काम करके वो अपना प्रारब्ध अगले जन्म के लिए फिर से लिख ले। ये हमारे यहां की व्यवस्था है। अब इसको जो उसने काम चुना उसको जाति कहा गया, जो जाति से रिलेट था उसको उस जाति का कह दिया गया, और उस जाति का कहने के बाद उसके बच्चे को भले ही उसने काम किया हो ना किया हो, वो उस जाति से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, उसके बच्चे को भी जबरन उस कार्य से यानी कि उस जाति से जोड़ दिया और उसको हीन भावना से ग्रसित कर दिया। ये जो हीन भावना से ग्रसित करने वाला काम है ये अंग्रेजों ने बखूबी किया। मनुस्मृति में छेपक जोड़ दिए और छेपक जोड़कर उसका ट्रांसलेशन कर दिया, ट्रांसलेशन करके उसके अर्थ का अनर्थ निकाल दिया और इस अनर्थ की वजह से पूरा देश कंफ्यूज हो गया। ऐसे तमाम शास्त्रों में अंग्रेजों ने सही से परिवर्तन किए और उनके अर्थ के अनर्थ बदल दिए। कुछ उन्होंने विशेष नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जो संस्कृत का टेक्स्ट होता था, वैदिक संस्कृत का, आज की संस्कृत नहीं, वैदिक संस्कृत का टेक्स्ट होता था, उसको अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया और अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने में उसमें कुछ थोड़ी सी कलाकारी कर दी जिससे उसका
अर्थ का अनर्थ निकल गया। अगर आपको यह जानना हो तो 3 इडियट मूवी देखना चाहिए, जब चतुर वो चिट्ठी पढ़ता है यानी कि तारीफ करता है और उसमें हीरो कुछ लाइनें कुछ शब्द बदल देता है, तो उसके क्या अर्थ के अनर्थ निकले केवल शब्दों के बदलने पर। यह अंग्रेज ने बखूबी किया और फिर ओरिजिनल टेक्स्टों को उसने इधर उधर कर दिया, लेकिन अभी भी ओरिजिनल टेक्स्ट जो हैं वो वैदिक संस्कृत के हैं। और आज की संस्कृत अगर उसमें जुड़ी दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि इसमें खेल किया गया है। मनुस्मृति वैदिक संस्कृत की और छेपक वाली संस्कृत की, ये दो हैं, इनमें फर्क कर लीजिए। खैर, अब कास्ट व्यवस्था भारत में हो ही गई है, क्योंकि 1000 साल के आक्रांता के शासन की वजह से हम उस व्यवस्था में फंस गए और हम ये भी भूल गए कि कास्ट कोई अछूत, छोटी या बड़ी नहीं होती, ये तो परमात्मा की देन है, उसने जन्म दिया है। और ये भी हम भूल गए कि भाई ये कास्ट के आधार पर ही, जो जहां पर मैंने जन्म लिया है, जो मैंने काम चुना है, उस काम के आधार पर ही, उस काम से ही मेरा मोक्ष होना, उसी काम से मेरा प्रारब्ध लिखना। प्रारब्ध या मोक्ष में से एक लिखा जाएगा। अब आप अच्छा कर लेते हैं तो मोक्ष प्राप्त होगा, किसी जाति के हो, और अगर फिर से प्रारब्ध लिखते हैं तो अगले जन्म में फिर कहीं पैदा होंगे। अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है किसी अच्छे व्यक्ति के यहां पैदा हो जाएं, और अगर इस जन्म में भी वही छुआछूत करते रहेंगे तो अगले जन्म में फिर वही आपको भी वैसे ही जन्म मिल जाएगा। ये व्यवस्था है, इसमें कोई अछूत नहीं, ये व्यवस्था है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि भारत में सबसे बुरी तो जाति व्यवस्था है और ये हिंदू धर्म की विरोधी है, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने जन्म तो हिंदू लिया है लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। जन्म पर मेरा अधिकार नहीं था, जन्म पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो परमात्मा तय करता है, और वो परमात्मा जो तय करता है वो पूर्व जन्मों के आधार पर तय करता है। तो उन्होंने कहा जन्म पर मेरा अधिकार नहीं था लेकिन मृत्यु पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं हिंदू नहीं मरूंगा। तो वो बौद्ध हो गए, हिंदुओं की वो संस्था जो कि जाति नहीं मानती थी वो हो गए। आज भी हिंदुओं की एक संस्था जाति नहीं मानती, उसको आर्य समाज कहते हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं हिंदुओं में जो जाति को नहीं मानते, लेकिन जाति तो है। हीन भावना तो अंग्रेजों के समय पर पैदा हो गई, अब वो दिमाग में बैठी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक व्यक्ति कभी मीट मसाला ना खाता हो, उसके सामने मीट रख दो तो उसको उल्टी हो जाती, और दूसरा उसको हलाल कर करके काटता है, क्योंकि बचपन में 4-5 साल की उम्र में ही बकरा काटना सिखा देता है। फिर वो अपने माँ बाप को भी काटता है, अपने पूर्वजों को भी काटता है, अपने सगे संबंधियों को भी काटता है, और जो सबसे ज्यादा सगा उसको समझता है उसको भी काटता है। तो ये जो भावना है ये जन्म से संस्कारों का विषय है। किसके दिमाग में हीन भावना पैदा होगी, किसके दिमाग में तथाकथित रूप से ये पैदा हो गया कि वो उच्च जाति का है, भले ही उसको कुछ ना आता हो, भले ही उसने कोई शास्त्र ना पढ़ा हो, भले ही उसको भारत के बारे में कुछ ना मालूम हो, भले ही जन्म मृत्यु के बंधन के बारे में ना मालूम हो, भले ही आत्मा के यात्रा के विषय में ना माना हो। ये जो जाति है वो बौद्ध इसलिए नहीं मानते क्योंकि भगवान बुद्ध उनसे एक स्टेज ऊपर जाते हैं, वो जमीन के अलावा सीधी व्यवहार की बात करते हैं कि अपना अगला जन्म सुधारना है तो सम्यक दृष्टि चाहिए, सम्यक कार्य चाहिए, यानी कि वैसी सोच करिए, तो सोच अच्छी कर लीजिए तो सब अच्छा। अब समस्या ये आ गई कि भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है, भारत को ये चीजें दोबारा याद आ रही हैं, लेकिन तब तक रिजर्वेशन तो आ चुका था, और रिजर्वेशन इस आधार पर आ गया कि लोगों ने हीन भावना, लोगों को कुछ को तो हीन भावना पैदा है, वो पैदा होते ही वो सोचना शुरू कर देते हैं, उनके मस्तिष्क में वही बात आती है। और दूसरा ये है कि अपने आप को तथाकथित ऊंचा मानने वाला अछूत मान लेता है उसको, तो जब तक अछूत मानते रहेंगे तब तक तो रिजर्वेशन होना चाहिए। जब तक उसके मन से हीन भावना खत्म नहीं होती, हीन भावना खत्म नहीं होती, तब तक वो रिजर्वेशन का अधिकारी है। क्योंकि डॉक्टर नीलिमा के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये जो रिजर्वेशन है ये परवरिश के आधार पर दिया जाता है, किस व्यक्ति की किस परिवार में किस परिवेश में परवरिश हुई, क्या खुले मस्तिष्क वाले घरों में परवरिश हुई या फिर बंद मस्तिष्क वाले घरों में पैदा हुई, हीन भावना रखने वाले लोगों के यहां पैदा हुई या फिर जो अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं जाति के आधार पर ही सही, उनके यहां पैदा हुई। इसलिए अगर किसी का विवाह, किसी दलित महिला का विवाह किसी सवर्ण से हो जाता है तो भी रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उसकी परवरिश का जो दिमाग पर है वो असर दिखाई देगा। और अगर किसी महिला का जो कि सवर्ण जाति में पैदा हुई
वो अगर किसी दूसरी जाति में विवाह कर लेती है तो वो, चूंकि उसकी परवरिश ऐसे परिवार में हुई जिससे उसका मस्तिष्क खुला हुआ है, जिससे वो उच्च क्वालिटी की सोच रखती है, तो फिर वो दलित नहीं है, उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये डॉक्टर नीलिमा में तय कर दिया। अब जो इस समय का सवाल है वो बड़ा खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस ही आया कि एक दलित महिला ने एक नॉन दलित के साथ विवाह कर लिया तमिलनाडु में। अब कानून ये कहता है कि जिस जाति में तुमने जन्म लिया है, पिता के कर्म के आधार पर, पिता के घर जहां उसकी परवरिश हुई, पिता के जाति के आधार पर रिजर्वेशन तय होगा। अगर किसी सवर्ण ने, तथाकथित सवर्ण ने किसी एससी के साथ विवाह कर लिया, उसकी संतानें उत्पन्न हुई, तो यह माना जाएगा कि उस एससी के घर में उसकी परवरिश हुई, इसलिए उसका मस्तिष्क विकास उतना नहीं हो पाया, वो उतना नहीं सोच सकता, इसलिए उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। और किसी सवर्ण पिता के यहां किसी का जन्म हुआ, भले ही मां किसी पिछड़ी जाति से थी, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी परवरिश अपने पिता के घर में हुई, तो उस माहौल के आधार पर उसके मस्तिष्क का विकास हुआ होगा, उसकी सोच बदली होगी, उसका थॉट प्रोसेस शुरू हुआ होगा। अब यहां पर, अब इन मामलों में थोड़ा वेरिएशन आता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 341। अब इंटरकास्ट मैरिज में कहीं बीच में, अब वो सिंगल मदर रहेगी, शादी तो उसने सवर्ण से की थी लेकिन मदर से। दूसरी बात यह भी होती है कि अगर वो महिला जो है, वो पिता उसके पास रहा ही नहीं, महिला के घर में ही पिता रहा, तो परवरिश तो फिर महिला के घर के हिसाब से होगी, तो क्या होगा? सवाल यह भी पैदा हुआ कि उसकी पिता तो सवर्ण था लेकिन बच्ची सवर्ण हुई और उसने फिर एक दलित क्या विवाह कर लिया, तो क्या होगा? ऐसे कई सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां दी हैं और जजमेंट किया है। रिलीजन चेंज करने पर रिजर्वेशन का लाभ था, लेकिन रिलीजन चेंज करने पर क्या क्या होगा, यह भी एक सवाल था। हम लोग पहले तो पुराने जजमेंटों को, कल क्या जजमेंट किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर भी बात करेंगे। ये एक पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें अभी इस पर फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। परंतु एक महिला, तमिलनाडु की महिला, जिसने एक नॉन दलित के साथ विवाह किया और उसके बाद वो अपने मायके चली आई, पिता अपने घर में रहा, वो अपने घर में रही, क्योंकि उसके पति के घर ने उसको स्वीकार ही कभी नहीं किया। पति इसी घर में आता था, 3 बच्चे हुए, लेकिन वो अपने पिता के घर में रहता है और ये अपने पिता के घर में रहती है। अब इन बच्चों का पिता तो सवर्ण है, क्या रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए कहा कि रिजर्वेशन का लाभ इसको मिलेगा, क्योंकि वो जो परवरिश है, वो परवरिश उसकी अपनी ननिहाल में, बच्चों की ननिहाल में हुई, यानी कि दलित परिवार में परवरिश हुई, दलित माहौल में परवरिश हुई, इसलिए उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इस प्रकार के कई जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट के 2003 में पुनीत राय का एक जजमेंट आया। उन्होंने कहा ट्रेडिशनल रूल ये है कि पिता का जो कास्ट है वही इनहेरेंट करेगी, लेकिन ये रिव्यूटेबल है। उन्होंने कहा रिजर्वेशन का बेनिफिट पिता के घर के आधार पर मिलेगा, लेकिन ये रिव्यूटेबल है। रमेश भाई नायका के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ये कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ये रिव्यूटेबल है। ये बड़ी खतरनाक बात, रिव्यूटेबल है, यानी कि ये खंडन करने वाला है। किसके घर में जन्म हुआ, यह बात से हम प्रिज्यूम करेंगे कि उसकी जाति पिता की मिली, लेकिन पिता की जाति मिलने के बावजूद क्या वो अभी दलित है या सवर्ण हो गया बच्चा? तो कहता है ये रिव्यूटेबल है, ये फैक्ट डिसाइड करेंगे कि उसकी परवरिश किसके बीच में हुई, और रिव्यूटेबल के आधार पर हम इसको तय कर लेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बच्चों का इन आधारों पर कि भाई परवरिश उसकी चूंकि मां के घर में हुई, ननिहाल में हुई, ननिहाल दलित परिवार का था, इसलिए रिजर्वेशन का लाभ कंटिन्यू रहेगा।
अब सवाल आते हैं कि जिसका रिलीजन चेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में 1986 में ही एक जजमेंट कर दिया था, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो एससी सर्टिफिकेट का लाभ लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता और उसको एससी का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एससी का लाभ केवल हिंदू या हिंदुओं के ग्रुपों में मतलब बौद्ध हो जाता है, हिंदू से हिंदू है और हिंदुओं का बौद्ध हो जाता है, या हिंदुओं में सिख हो जाता है, तो फिर कंटिन्यू रहेगा क्योंकि वो हिंदू संप्रदाय के ही भाग हैं। उसने आफ्टर ऑल बेसिक थीम चेंज नहीं की। बेसिक थीम ये हिंदुओं के संप्रदाय हैं, जबकि मुसलमान तो अपने आप को हिंदू से जोड़ता ही नहीं है, ईसाई भी अपने आप को हिंदू से नहीं जोड़ता, लेकिन ये सब हिंदुइज्म के ही पार्ट है। कलेक्टिव इनको हिंदू कहते हैं, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का हो, लेकिन कलेक्टिवली शैव वैष्णव सभी को हिंदू कहते हैं। इसलिए इनमें अगर वो ये कहता है कि मैं दलित हूं लेकिन मैं बौद्ध हूं, तो बौद्ध दलित हो सकता है, मैं दलित हूं लेकिन मैं सिख हूं तो सिख दलित हो सकता है, लाभ उसका कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर वो चेंज कर जाता है तो फिर नहीं रहेगा। इंटर रिलीजियस मैरिज में एससी स्टेटस क्लेम नहीं किया जा सकता अगर वो दूसरे रिलीजन में चलेगी तो। ऐसा ही एक जजमेंट शाफिन जहान का भी आया, उसमें आर्टिकल 20 राइट टू प्राइवेसी एंड चॉइस की बात कही गई, लेकिन इस पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट की बात करें तो शादी विवाह में तो ये लगातार कहा जा रहा है कि भाई इंटर रिलीजियस मैरिज हो सकती है, कर सकते हैं, वो अपनी तय करें, लेकिन उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में आना पड़ेगा और जैसे ही स्पेशल मैरिज एक्ट में आएंगे वैसे सारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज को डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि हिंदुओं के अंदर कास्टिज्म खत्म करने का सबसे सुलभ साधन यह है कि इंटर कास्ट मैरिज होने लगे, लड़का हो या लड़की हो, इंटरकास्ट मैरिज होने लगे, धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएंगे। यानी कि सब जिसको लोग फेयर कहते हैं वो दूषित हो जाएंगे, जैसे ही दूषित हो जाएंगे तो सभी दूषित हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि इंटरकास्ट मैरिज उस समय जिस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था उस समय मां बाप विवाह तय करते थे। आज की तारीख में कानून ये कहता है 18 साल से ऊपर का हो गई अब 21 साल से ऊपर को वो अपना विवाह तय करने का राइट रखते हैं। तो क्या मां बाप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं? मां बाप तो वो भी मैरिज नहीं कर सकते जो वो तय करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो कानूनन उनको स्वयं में फैसला लेने का अधिकार है। जिसको स्वयं में फैसला लेने का अधिकार है उसकी मैरिज तय नहीं की जा सकती। जैसे वो एक वर्मा जो आईएएस था मध्य प्रदेश का, जिसको नोटिस किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, उसने कहा कि भाई तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटियां हमको ना देने लगे। वो मैंने उस समय भी कहा था, क्या वो अपनी बेटी अपनी ही जाति में एक चपरासी को देगा? क्या वो अपनी बेटी अपनी ही जाति में एक स्वीपर को देगा? ये वो तय नहीं कर सकता। वो बाप जरूर है लेकिन वो तय नहीं कर सकता, क्योंकि आज की तारीख में कानूनन आप जबरदस्ती किसी का विवाह नहीं कर सकते। यानी कि विवाह शास्त्र ये कहता है ये संयोग है, ऊपर वाला तय करता है, लेकिन जमीन पर भी कानून की भी बात करेंगे तो भी विवाह आप तय नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज कल जो जजमेंट दिया है, जिस जजमेंट में ये कहा है कि पिता सवर्ण जरूर है लेकिन चूंकि बच्चों की परवरिश मां के घर में हुई, डिवोर्स भी नहीं हुआ हो तो भी परवरिश मां के घर में हुई है, यानी कि दलित परिवार में परवरिश हुई है, इस आधार पर उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यानी कि अब प्रिजम्पशन इस बात का कि जिस पिता से जन्म लिया है वो कास्ट मिलेगी, वो रिब्यूटेबल है, वो फैक्टों के आधार पर काटा जा सकता है और कानूनन लाभ हानि तय किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।